हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, ये क्लास आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों की क्लास है और ये क्लास एमएड थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। यदि आप किसी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं एमएड की, तो भी आप इस क्लास से पढ़ सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपके सेमेस्टर में ये पेपर एग्जिस्ट करना चाहिए जो पेपर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और आपके पेपर में वो टॉपिक भी इंक्लूड होना चाहिए जो टॉपिक मैं आज पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप इस क्लास से पढ़ाई कर सकते हैं। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी छात्राध्यापक एमएड थर्ड सेमेस्टर के अंदर हैं, तो एमएड थर्ड सेमेस्टर के अंदर जिस पहले पेपर की हम पढ़ाई कर रहे हैं, उस पेपर का नाम है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के समाजशास्त्री आधारभूत तत्व, इस पेपर की हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने यूनिट 1 को पढ़ लिया है, यूनिट 2 को भी पढ़ लिया है और यूनिट 3 हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग देखें कि यूनिट 3 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, तो हमने आपको सोशलाइजेशन पढ़ा दिया था। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके थे, मैकेनिज्म देख चुके थे, थ्योरीज देख चुके थे, और एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन में जो रिलेशन होता है वो चीज़ भी हमने देखा था। नीड ऑफ सोशलाइजेशन भी हमने आपको पढ़ाया, और फिर हमने आपको ये भी चीज़ें पढ़ाई थी कि एजुकेशन कैसे सब सिस्टम के रूप में काम करता है सोशलाइजेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं। इन सभी की क्लासेस अपलोड हैं, प्लेलिस्ट एक बनी हुई है चैनल पे। अगर आप ने इन पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा। इस पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, तो जितनी भी पिछली क्लासेस हैं यूनिट 1 की, 2 की, 3 की, उनको आप ज़रूर देखिएगा, तभी आप प्रॉपर तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे। चलिए, तो सोशल चेंज के ऊपर भी एक क्लास अपलोडेड है, 40 मिनट की क्लास है जो मैंने 2023 में लिया हुआ था। अब वो क्लास बहुत अच्छे से ली गई थी इस टॉपिक के ऊपर, तो इसलिए मैंने प्लेलिस्ट में उसको भी इंक्लूड कर दिया है। तो उसमें सोशल चेंज का कॉन्सेप्ट बताया गया है, एजुकेशन कैसे एक साधन के रूप में है सोशल चेंज के लिए, कौन कौन से फैक्टर सोशल चेंज को प्रभावित करते हैं, ये फैक्टर और एजुकेशन एज ए इंस्ट्रूमेंट सोशल चेंज, ये और कॉन्सेप्ट, 3 चीज़ें उस लेक्चर में पढ़ा दी गई हैं। आज पर्टिकुलर रूप से हम बात करेंगे पैटर्न्स ऑफ सोशल चेंज, कि जो सोशल चेंज होता है, सामाजिक परिवर्तन, एक सेकेंड, कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है तो उसका पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से होता है, किस फॉर्म में होता है, तो उन चीज़ों की हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको एमएड चारों सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लासेस देखने को मिलती हैं। इस चैनल के थ्रू आप अपने एमएड 2 साल की पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करना किसी भी कीमत पे ना भूलें। एग्ज़ाम के समय आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं और पीवाईक्यू भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही जो आपके साथी छात्राध्यापक हैं या छात्राध्यापिका हैं, उनको बताएं कि इस चैनल पर एमएड चारों सेमेस्टर की पढ़ाई होती है, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चलती हैं, तो ये चीज़ आप उनको बताइए। आप देख सकते हैं हमारे सामने हमारा आज का टॉपिक है पैटर्न्स ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप। इससे पहले मित्रों, आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हम लोग 2025 के अंदर प्रवेश कर चुके हैं
और मैं आशा करता हूँ कि ये नया साल आप लोगों के लिए उपलब्धि का साल होगा, सफलता का साल होगा। तो इस नए वर्ष को जितना सकारात्मक आप बना सकते हैं, जितना सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं, पूरा प्रयत्न कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं पैटर्न्स ऑफ सोशल चेंज की। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करता हूँ, सोशल चेंज क्या होता है, भाई सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो उससे पहले आपको ये परिवर्तन वर्ड समझना होगा कि परिवर्तन किसे कहते हैं। तो परिवर्तन क्या होता है कि आप परिवर्तन को ऐसे समझ सकते हैं कि किसी वस्तु या विषय, किसी वस्तु या विषय के अंदर दो समयावधि में जो अंतर देखने को मिलता है, या कह सकते हैं जो भिन्नता देखने को मिलती है, जो अंतर या भिन्नता देखने को मिलती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, परिवर्तन बोलते हैं। जो अंतर या भिन्नता देखने को मिलती है उसे ही हम क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये परिवर्तन की परिभाषा हो गई कि भाई परिवर्तन किसी वस्तु में होगा या कोई विषय में होगा, और दो समयावधि में जो अंतर देखने को मिलेगा कि पहले चीज़ें कुछ और तरीके से दिख रही थी, अभी कुछ और तरीके से दिख रही हैं, तो वो दोनों समय के बीच में जो अंतर हमें देखने को मिला वही अंतर क्या है, परिवर्तन है। तो सामाजिक परिवर्तन की अब बात करते हैं कि भाई सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो समाज शास्त्र की जो डेफिनेशन दिए थे जो हमारे समाजशास्त्री थे, आप जानते होंगे मैकाइवर महोदय को। तो मैकाइवर व पिएज महोदय समाजशास्त्र की परिभाषा क्या बताते थे कि सामाजिक संबंधों का जाल ही समाजशास्त्र की परिभाषा है। इस सामाजिक संबंधों के जाल का हम अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं वही विषय हमारा समाजशास्त्र कहलाता है। तो सामाजिक परिवर्तन की भी परिभाषा कुछ ऐसी ही है इनकी। तो आप यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, जिससे कि अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैकाइवर व पेज महोदय के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की क्या परिभाषा है, आप देख सकते हैं। सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को, या ऐसे बोल सकते हैं सामाजिक संबंधों में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। तो सामाजिक संबंधों में जब कोई परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, जो समाज के अलग अलग संस्थाएं हैं, परिवार हो, धर्म हो, जाति हो, विद्यालय हो, समुदाय हो, तो इन सभी में जब हमें कोई संगठनात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है या फिर कोई सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिलता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक परिवर्तन बोलते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो किस किस फॉर्म में होते हैं, स्ट्रक्चरल होते हैं या फिर कल्चरल होते हैं, उन तमाम चीज़ों पर मैं आपसे चर्चा करूँगा, तो उसके लिए आप परेशान ना होइएगा। चलिए, इसके बाद एक थोड़ा सा व्यापक तरीके से एक महोदय परिभाषा दिए हैं, गिलिन एवं गिलिन महोदय। तो उनकी परिभाषा को भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि अगर इनकी परिभाषा को हम देखते हैं तो जो सामाजिक परिवर्तन टर्म है इसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव समझ हमारे अंदर बन सकती है। तो गिलिन एवं गिलिन महोदय ने क्या बोला है सामाजिक परिवर्तन के बारे में कि सामाजिक परिवर्तन उन रीतियों में परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन उन रीतियों में परिवर्तन है, उन रीतियों में परिवर्तन है, उन सभी रीतियों में परिवर्तन है, चाहे वे भौतिक दशाएं में हों, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, मैं जैसे बोल रहा हूँ उसके हिसाब से अपना नोट्स बना लीजिएगा। चाहे वो भौतिक दशाओं में परिवर्तन हो
ठीक, या फिर सांस्कृतिक साधनों में परिवर्तन हो, सांस्कृतिक साधनों में परिवर्तन हो, जनसंख्या में किसी तरह का परिवर्तन हो, या जो जनसंख्या हमारी है या जो हमारे लोग हैं उनकी विचारधारा में किसी तरह का परिवर्तन हो, उनकी आइडियोलॉजी चेंज हो जाए, उनकी विचारधारा में परिवर्तन हो, या कोई आविष्कारों के फलस्वरूप परिवर्तन हो, किसी भी प्रकार का कोई इन्वेंशन हो और उसके परिणाम स्वरूप कोई परिवर्तन देखने को मिले, तो हम इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाती हैं। तो गिलिन एवं गिलिन महोदय का क्या परिभाषा है कि सामाजिक परिवर्तन उन सभी रीतियों में परिवर्तन है जो समाज के अंदर होती हैं, भौतिक दशाओं के रूप में होती हैं, सांस्कृतिक साधनों के रूप में होती हैं, या फिर जो हमारी विचारधारा है, जैसे कि हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, वेस्टर्न जो थिंकिंग है उसको अपना रहे हैं, जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसके ओर आगे बढ़ रहे हैं। फिर कभी कभी हम अपने भारत की राष्ट्रीयता के ओर झुकाव हमारा होने लगता है, कभी हम अपने नेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर वेस्टर्न कल्चर की ओर झुकाव बढ़ जाता है। तो ये जो विचारधारा में परिवर्तन है, जो जनसंख्या के अनुपात में परिवर्तन है, आविष्कार नए नए जो इन्वेंशन होते हैं उसके थ्रू जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो ये सारे चेंजेस हमारे सोसाइटी के अंदर होते हैं और इस सोसाइटी के स्ट्रक्चरल फॉर्म को भी चेंज करते हैं और जो सोसाइटी के छोटे छोटे फैक्टर हैं उनको भी चेंज करने में भूमिका निभाते हैं। तो ऑल ओवर हम ये बोल सकते हैं कि इन चीज़ों को ही हम सामाजिक परिवर्तन बोलते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे लौटते हैं और हमारा टॉपिक था पैटर्न ऑफ सोशल चेंज। तो सबसे पहले तो ये टर्म हमें समझना होगा कि पैटर्न ऑफ सोशल चेंज होता क्या है। पैटर्न हम किसे बोलते हैं, तो हमने आपके लिए एक सरल सा एग्जाम्पल लिया है जिसके माध्यम से हमारी कोशिश होगी कि हम आपको ये समझा पाएँ। अगर फिर भी आप नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हमारी कोशिश होगी कि और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न किया जाए। चलिए, पैटर्न ऑफ सोशल चेंज से तात्पर्य है कि सोशल चेंज किस तरीके से होता है, यानी कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसका तरीका क्या होता है, किस प्रोसीजर से होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, तो उसके संरचना की बात हो रही है। सोशल चेंज का मॉडल क्या है कि भाई सामाजिक परिवर्तन हो रहा है तो किस मॉडल में हो रहा है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, तो बोलते हैं कि केजरीवाल मॉडल हर प्रदेश में लागू होना चाहिए। तो केजरीवाल मॉडल मतलब क्या, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, शुद्ध जल फ्री, ये सारी चीज़ें फ्री। तो इसी प्रकार जो सोशल चेंज की जब हम मॉडल की बात कर रहे हैं, तो जो सोशल चेंज का मॉडल है, तो सोशल चेंज का मॉडल में मतलब कि सोशल चेंज किस प्रकार से हो रहा है, किस मॉडल में हो रहा है, यानी जो उसका क्रम है वो क्रम क्या है, क्या प्रोसीजर है, तो वही चीज़ मतलब किस खाका के फलस्वरूप चेंज हो पा रहा है। सोशल चेंज किस स्वरूप में हो रहा है कि भाई सोशल चेंज हुआ और होने के बाद उसका क्या फॉर्म हमें दिख रहा है, तो उस स्वरूप की भी। तो जब भी आपके सामने पैटर्न की बात आए तो पैटर्न का तात्पर्य होता है तरीका से, मॉडल यानी प्रतिमान से, या फिर स्वरूप से, कि जो चीज़ें हो रही हैं वो किस तरीके से हो रही हैं, किस मॉडल के तहत हो रही हैं और किस स्वरूप में हो रही हैं। तो इसी का अध्ययन हम करेंगे। पैटर्न शब्द को समझने के लिए एक एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे। जैसे अगर आपके सामने कोई बोलता है कि तीनों हमले इस तरह से हुए हैं कि हमलावर मनोरोगी मालूम पड़ता है। एक अटैक किया गया है और जब अटैक हुआ, 3 अटैक हुए, और जब जांच पड़ताल हुई, जो ऑफिसर थे वो आए जांच करने, तो उन्होंने बॉडी को देखा कि जो अटैक किया गया था बॉडी पे बहुत सारे चाकू के धार गड़ाए गए थे, अनगिनत, रैंडमली। तो उससे उन्हें ये एहसास हुआ कि जो हमलावर है वो मनोरोगी मालूम पड़ता है, वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब है, इसीलिए उसने तड़पा के मारने का मॉडल यहाँ पे यूज़ किया है कि मैं इस पे हमला तो करूँगा और मारूँगा भी, लेकिन तड़पा के मारूँगा। तो इसका यहाँ पे जो ऑफिसर है वो बोल रहा है कि जो तीनों अटैक हुए हैं वो एक ही पैटर्न में हुए हैं,
यानी तीनों लोगों को अनगिनत बार से चाकू की धार से मारा गया है और उनके जो बॉडी पे बहुत सारे स्क्रैच आए हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि जिन्होंने इनको मारा है वो मनोरोगी है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब है। तो पैटर्न यहाँ पे समझा गया, क्योंकि तीनों का पैटर्न एक था, तीनों को मारने का तरीका एक था। तो इसी चीज़ को हम सोशल चेंज के पर्सपेक्टिव में समझेंगे कि सोशल चेंज का पैटर्न क्या होता है। तो समाज में बदलाव का क्या पैटर्न्स देखने को मिलता है, हम इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए, मैकाइवर एवं पेज महोदय जो हैं उन्होंने 3 प्रकार बताए हैं सोशल चेंज के पैटर्न्स के। उनका मानना है कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो 3 तरीकों में होता है या 3 रूप में हमें देखने को मिलता है, 3 प्रकार के पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। जो पहला उन्होंने बताया है वो है रेखीय प्रतिमान, जिसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मॉडल, या बोल सकते हैं आप लीनियर चेंज। तो रेखीय प्रतिमान का मतलब ये है कि जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है वो रेखीय दिशा में हो रहा है, यानी एक ही दिशा में हो रहा है। इसका समर्थन चार्ल्स डार्विन भी करते हैं, जिन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। तो रेखीय प्रतिमान में होता क्या है कि जब परिवर्तन एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में, जैसे कि आप उदाहरण के तहत इसको समझ सकते हैं कि पहले टेलीफोन आया, फिर उसी क्रम में विकास हुआ मोबाइल का, और फिर उसी क्रम में विकास हुआ स्मार्टफोन का। तो ये तीनों परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, टेलीफोन, मोबाइल और स्मार्टफोन। लेकिन ये क्या है, एक ही दिशा में है। क्या है, एक ही दिशा में है। अब टेलीफोन से पंखा नहीं बना दिया गया है, टेलीफोन से मोबाइल बना है, स्मार्टफोन बना है, और तीनों के काम एक ही होते हैं, बस उसमें फीचर थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया है। तो ये चीज़ है, विकास एक ही दिशा में हुआ है। तो ये चीज़ बोल सकते हैं। तो इस प्रकार का जब परिवर्तन हमें देखने को मिलता है तो हम रेखीय प्रतिमान बोलते हैं, लीनियर मॉडल बोलते हैं। इसी उदाहरण में आप मानव का विकास का जो सिद्धांत है, विकासवाद की जो थ्योरी है चार्ल्स डार्विन को, उसको भी आप देख सकते हैं। पहले हम लोग चिंपैंजी थे, चिंपैंजी से हमारा रूप बदलते गया और फाइनली आज हम मानव के रूप में यहाँ पे दिखते हैं। तो इस उदाहरण को भी आप समझ सकते हैं। इस प्रतिमान का जो सपोर्ट करते हैं या इस पर जिन्होंने काम किया है वो आगस्ट काम्टे महोदय हैं, स्पेंसर महोदय हैं, मॉर्गन महोदय हैं, दुर्खिम महोदय हैं और चार्ल्स डार्विन महोदय हैं, जो उद विकास इवोल्यूशन थ्योरी दिए थे। तो ये तो पहला पैटर्न हो गया सोशल चेंज का, कि जब सोशल चेंज एक ही दिशा में हो। किस दिशा में हो, एक ही दिशा में हो अपना, और क्रम में हो, एक ही दिशा में हो, क्रम में हो, तो हम इस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन को रेखीय सामाजिक परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है। जो दूसरा पैटर्न है वो दूसरा पैटर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं, तरंगीय उतार चढ़ाव प्रतिमान। इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग मॉडल, कि फ्लक्चुएट हो रहा है। ये जो सामाजिक परिवर्तन होगा एक जैसा नहीं होगा, कभी कुछ और हो सकता है, कभी कुछ और हो सकता है। तो यह चीज़ है, इसलिए इसे तरंगीय प्रतिमान भी बोला गया है। इसमें परिवर्तन की जो प्रकृति होती है वो अस्थायी होती है, स्थायी नहीं होती है। कभी ऊपर चला जाएगा ग्राफ, कभी नीचे आ जाएगा ग्राफ। तो इसलिए इसे उतार चढ़ाव प्रतिमान बोला जाता है। इसका समर्थन जो करते हैं वो सोरोकिन महोदय करते हैं। जैसे कि आप जनसंख्या घनत्व को देख सकते हैं, जनसंख्या घनत्व हमारे देश का कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, ये चीज़ है। फिर इसके बाद आप संस्कृति से इसे जोड़ेंगे तो भी आप देख सकते हैं कि जो हम भारतीय हैं, हमारा लगाव कभी भौतिकवाद से बहुत ज़्यादा हो जाता है, हम सुख सुविधा के पीछे भागने लगते हैं। हमको लगता है कि जो भोग विलास की ज़िंदगी है यही बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी हमारा अध्यात्मवाद की तरफ भी बहुत ज़्यादा झुकाव बढ़ने लगता है। तो ये जो हमारे झुकाव में अंतर है, कभी हम भौतिकवाद की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, कभी अध्यात्मवाद की तरफ हमारा झुकाव हो जाता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है ये फ्लक्चुएटिंग मॉडल के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम बोलेंगे कि उतार चढ़ाव सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। इससे रिलेटेड मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊं, जिसमें मैं आपको कुछ MCQ दूंगा, जिसके तहत इन सभी पैटर्न्स को आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन फिलहाल उसके लिए आपको बहुत इंतज़ार करना होगा। भविष्य में यदि आप नेट का एग्ज़ाम देंगे एजुकेशन या सोशोलॉजी से, तो उसमें वो आपको हेल्प कर सकता है। फिलहाल एमएट के लिए तो ये जो मैं क्लास लिया हूँ ये बहुत पर्याप्त है। चलिए, तीसरा पैटर्न जो है वो तीसरा पैटर्न है चक्रीय प्रतिमान, जैसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लिकल मॉडल। तो चक्र का मतलब आपको पता ही होगा कि जिस अवस्था से शुरुआत हो रही है फिर वापस से उसी अवस्था में वो चीज़ पहुंच जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं चक्रीय प्रक्रिया।
तो चक्रीय प्रतिमान जो है, तो इस प्रकार के परिवर्तन में हमें क्या देखने को मिलता है कि इसके अंतर्गत कुछ निश्चित अवस्थाओं का क्रम निरंतर चलता रहता है। कुछ निश्चित अवस्थाओं का, कि पहले ये अवस्था थी, फिर उसके बाद ये हुई, फिर उसके बाद ये, और फिर वही पहले अवस्था पे ही वो चीज़ पहुंच गए। तो इस प्रकार का जब हमको परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसे हम चक्रीय प्रतिमान बोलते हैं, या चक्रीय सामाजिक परिवर्तन बोल सकते हैं। तो उदाहरण इसमें आप ये ले सकते हैं, जैसे मानव का जीवन चक्र बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसे समझने के लिए। जैसे कि एक व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो बाल्यावस्था में जाता है, फिर एडोलसेंस यानी किशोरावस्था में जाता है, फिर प्रौढ़ावस्था में जाता है, फिर वृद्धावस्था में आता है, फिर इसके बाद मृत्यु हो जाती है, और फिर वापस से जन्म भी हो जाता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन देखने को मिलता है उससे ही हम बोलते हैं चक्रीय सामाजिक परिवर्तन। ठीक है। जैसे आप दिन रात का चक्र देख सकते हैं, दिन होता है, फिर रात आती है, फिर दिन आता है, फिर रात आती है, तो ये निश्चित अवस्थाओं का क्रम चलता रहता है। ऋतु चक्र को भी आप देख सकते हैं, शीत ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, फिर बरसात आती है, तो ये ऋतु भी आपस में बदलते रहते हैं। तो निश्चित अवस्थाओं का जब क्रम बदलता रहता है तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, चक्रीय सामाजिक परिवर्तन। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने आपको नहीं बता पाया है तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस प्रकार के प्रतिमान का जो समर्थन करते हैं या इस पे जो इन्होंने काम किया है वो पेरोटो महोदय हैं, स्पेंगलर महोदय हैं, अर्नोल्ड महोदय हैं, ओसवाल्ड महोदय हैं, जीन बॉडिन महोदय हैं और टायन भी महोदय हैं। तो ये नाम आप जरूर याद रखिएगा। यदि आप भविष्य में नेट वगैरह का एग्जाम देंगे सोशियोलॉजी या एजुकेशन से तो आपको वहाँ पे बहुत ही काम आने वाला है। बाकी एमएट के भी एग्जाम में जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आंसर राइटिंग करते समय अगर आप इन नाम को इंक्लूड करते हैं और उसके साथ लिखते हैं तो एग्जामिनर पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। चलिए, तो जब हम बात करते हैं आपके सामने पैटर्न्स ऑफ सोशल चेंज की, तो हमें इसके अंतर्गत टाइप्स ऑफ सोशल चेंज को भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जो टाइप्स ऑफ सोशल चेंज है वो भी कहीं ना कहीं सोशल चेंज का एक फॉर्म ही होता है कि सोशल चेंज इस फॉर्म में हो रहा है। तो एग्ज़ाम में यदि ये क्वेश्चन आता है तो जो मैंने 3 प्रकार अभी आपको पढ़ा दिए वही आप लिखेंगे, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव समझ बनाने के लिए ये टाइप्स ऑफ सोशल चेंज को भी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ सोशल चेंज तो है नहीं, लेकिन अगर इससे क्वेश्चन कहीं पे आता है तो आप इसे भी लिख सकते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन के प्रकार का जब हम अध्ययन करना शुरू करते हैं तो पहले हम पढ़ेंगे नेचर एंड इम्पैक्ट के आधार पे सामाजिक परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। नेचर यानी कि सामाजिक परिवर्तन जो है वो किस प्रकार की प्रकृति में परिवर्तन कर पा रहा है और जो सामाजिक परिवर्तन है उसका प्रभाव किस हद तक पड़ रहा है, क्या पूरा संरचना चेंज हो जा रही है या फिर कोई एक फैक्टर चेंज हो रहा है। तो उसके हिसाब से 2 प्रकार के सामाजिक परिवर्तन बताए गए हैं। जो पहला सामाजिक परिवर्तन बताया गया है वो है आपका संरचनात्मक परिवर्तन, जैसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंज। इसकी परिभाषा ये है कि जो परिवर्तन सामाजिक संस्थाओं में परिवार हो गया, विवाह हो गया, नातेदारी हो गई, जाति हो गया, सामाजिक संबंधों या संरचना में होते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि कोई गांव है, गांव में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने लगी, खूब अलग अलग तरीके के लोग व्यापार करने लगे, तो वो नगर बन जाएगा और नगरीकरण होना शुरू हो जाएगा। तो पूरी गांव की क्या हुई, संरचना ही चेंज हो गई, गांव का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज होने लगा। तो इस प्रकार का परिवर्तन को क्या बोला जाएगा, संरचनात्मक परिवर्तन। अब जब नगर बनेगा तो औद्योगिकरण भी हो सकता है। तो ये चीज़, तो इस प्रकार का जब कोई व्यापक चेंज देखने को मिले, पूरे पावर स्ट्रक्चर में ही चेंज हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चरल चेंज के अंतर्गत ये परिवर्तन है। 2-3 एग्जाम्पल मैंने और लिए हैं जो आप देख सकते हैं कि जैसे कि पहले जब हमें कोई सामान वस्तु लेना होता था किसी से तो वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो हम क्या करते थे कि एक वस्तु देते थे और दूसरी वस्तु उससे ले लेते थे। जैसे कि हमने अगर बदले में सोना दिया तो बदले में हमें कुछ अच्छे कपड़े मिल गए, गेहूँ चावल मिल गए। तो इस प्रकार की प्रणाली चलती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि हमारे यहाँ इमरजेंस ऑफ करेंसी आई, हमारे यहाँ करेंसी अस्तित्व में आ गई। तो जब करेंसी अस्तित्व में आई तो व्यापार का स्तर भी बढ़ गया, और जब व्यापार का स्तर बढ़ा तो बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ हुई। तो पूरा क्या हुआ, स्ट्रक्चर में ही चेंज हो गया। जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था हमारे देश का एकदम बदल सा गया।
तो इस प्रकार का जब चेंज हमें देखने को मिलता है तो इसे हम स्ट्रक्चरल सोशल चेंज के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आप देखते होंगे कि पहले अरेंज मैरिज चलता था, माता पिता देखते थे, चाचा चाची देखते थे, तो फिर जो लड़कों का या लड़कियों का विवाह तय होता था। लेकिन थोड़ा सा हम आगे चले और जैसे ही हम आगे चले तो आज लव मैरिज को परमिशन मिल चुका है। आज हमारे भारत में एक बड़ी संख्या में लोग हैं जो लव मैरिज के थ्रू विवाह करते हैं और अपना जीवन जीते हैं। तो जैसे ही लव मैरिज अस्तित्व में आया तो जो कास्ट सिस्टम था हमारा, जो सेम कास्ट में शादी होने की प्रथा चली आ रही थी वो ब्रेक हो गया। तो जो कास्ट सिस्टम की संरचना थी उसमें बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन भी जो आप देख रहे हैं तो इसको भी आप बोल सकते हैं कि ये स्ट्रक्चरल सोशल चेंज के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि ये कास्ट सिस्टम के संरचना को प्रभावित कर दे रहा है। चलिए, इसके बाद इसी के तहत एक और परिवर्तन बताया गया है कि सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन को हम बोलेंगे कल्चरल चेंजेस। इसमें क्या है कि समाज की कुछ परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, मूल्य होते हैं, मानदंड होते हैं, संस्कृति होती है, उसमें परिवर्तन यदि देखने को मिले तो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें क्या हो रहा है कि पूरा स्ट्रक्चर, पावर स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, जो हमारा जीने का तरीका है, जो वे ऑफ लाइफ है, स्टाइल ऑफ लाइफ है, उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उससे जो समाज की संगठनात्मक संरचना है उसमें कोई ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो इस स्थिति को हम सांस्कृतिक परिवर्तन से रिलेट करेंगे। जैसे कि पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, ये सब आप देख सकते हैं कि हम भारतीय संस्कृति से थोड़ा दूर हो रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति को थोड़ा अडॉप्ट कर रहे हैं। और फिर इसके बाद आधुनिकीकरण आप देख सकते हैं कि जो पहले के कुछ चीज़ें थीं जो सही नहीं थी उनको हम छोड़ के आज आधुनिकीकरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, इससे क्या हो रहा है, हमारा वे ऑफ लाइफ चेंज हो रहा है, हमारा जीवन जीने का तरीके में बदलाव आ रहा है। लेकिन इससे संगठनात्मक संरचना पूरी नहीं बदल पा रही है अगर, तो हम इस प्रकार के परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तन बोलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे एक उदाहरण हमने आपके सामने लिया है कि पहले कोई फैक्ट्री आप देखिएंगे तो उसमें माता पिता के साथ बच्चे भी काम किया करते थे। अगर बच्चे काम नहीं करते थे तो फिर बहुत फ़र्क पड़ जाता था, मजदूर की मांग बढ़ जाती थी। लेकिन अभी क्या है कि चाइल्डहुड स्टेज को स्पेशल प्रेफर कर दिया गया है सरकार के द्वारा, और जब स्पेशल प्रेफर कर दिया गया है तो अब बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन दिलाया जाता है। अब बोला जाता है कि नहीं, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे से काम नहीं करवाना है। तो ये हमारी एक प्रथा में चेंज हो गया। तो जब हमारी एक प्रथा में चेंज हुआ तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम सांस्कृतिक परिवर्तन भी बोल सकते हैं। या फिर हमारे कोई भी जीवन जीने के तरीके में, हम खाना क्या खाते थे, हम पहनते क्या थे, इसमें किसी भी प्रकार के कोई चेंजेस आ रहे हैं तो भी हम इसके अंतर्गत इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम अगला प्रकार देखते हैं। जो अगला प्रकार है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस एंड कॉजेज, कि भाई जो सोशल चेंज हो रहा है उसके सोर्स क्या है, किस सोर्स के थ्रू वो चेंज हो रहा है, या सोशल चेंज जो हो रहा है उसके पीछे कॉजेज क्या है, कारण क्या है। तो अगर आप स्रोत और कारण के आधार पे देखेंगे तो जो सोशल चेंज हैं वो आपके 1 2 3 4 5 6 प्रकार के हैं। ये 6 से बढ़ भी सकते हैं, 7 8 9, पर प्रमुख रूप से हम देखें तो 5 या 6 प्रकार के हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। एजुकेशनल सोशल चेंजेस, अगर शिक्षा के वजह से सामाजिक परिवर्तन कुछ हमें देखने को मिल रहा है तो उसे हम बोलेंगे एजुकेशनल सोशल चेंजेस। इसका समर्थन दुर्खिम महोदय करते हैं। उनका मानना है कि जितने भी सामाजिक परिवर्तन होते हैं वो शिक्षा के वजह से ही होते हैं और हो भी सकते हैं। हमें समाज में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव लाना है तो शिक्षा के थ्रू ही हम ला सकते हैं। इसके बाद इन्वायरमेंटल सोशल चेंजेस, इनका इसमें क्या है कि जब इसमें जो हमारा नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा इकोलॉजी है, उसमें परिवर्तन होता है और उसके थ्रू समाज में परिवर्तन होता है। फिजिकल इन्वायरमेंट हमारा चेंज हो जाता है, फिर सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है। या फिर कोई पेंडेमिक आ जाता है, जैसे कि आप देखेंगे कि कोरोना हमारे बीच आया था 1-2 साल 2020 या 21 के लमसम में। तो कोरोना जब आया था तो हम लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे और जितनी भी चीज़ें थी हम लोग सब मंगा लेते थे, और उस समय जो ऑनलाइन कार्य था वो बढ़ गया था। तो हम लोग कैसे ऑनलाइन वर्क करते हैं इस चीज़ को सीखे हम लोग, तो हमारे अंदर एक परिवर्तन आया। और जो डिजिटलाइजेशन था उसको थोड़ा प्रमोट उसका
वो थोड़ा प्रमोट हो सका। तो इस प्रकार के जब चेंजेस देखने को मिलते हैं तो इसे हम इन्वायरमेंटल सोशल चेंजेस भी बोल सकते हैं। इसके बाद टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक चेंजेस, ये दोनों एक साथ होते हैं। अगर किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी में उन्नति हो रही है तो उससे इकोनॉमिक स्तर बढ़ता है, इकोनॉमिक लेवल बढ़ता है हमारे देश का। और अगर हमारे देश का इकोनॉमिक लेवल बढ़ रहा है तो उससे उसके थ्रू टेक्नोलॉजी में भी बढ़ोतरी होती है। तो ये दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं। अगर इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देख सकते हैं कि जब हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है तो हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, जिससे हमारे देश की जीडीपी बढ़ती है। तो ये दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं। लेकिन आगबर्न महोदय और वेबलन महोदय का मानना है कि जो सामाजिक परिवर्तन होती है वो तकनीकी विकास के कारण होती है। और वहीं कार्ल मार्क्स महोदय और एंगल्स महोदय हैं, उनका मानना है कि समाज में जो भी सामाजिक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है वो आर्थिक कारणों के कारण हमें देखने को मिलता है। इसके बाद पॉलिटिकल कारण को बताते हैं डेहरान हाफ। ये महोदय जो बोलते हैं, ये बोलते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियां या राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रिया जब होती है तो उसके कारण समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये इसमें हम एक उदाहरण के थ्रू समझ सकते हैं कि आप हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर की तरफ जाइएगा कि जब हमारे यहाँ वर्ल्ड वार हुआ था फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार को हम देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध को जब हम देखते हैं जो 1945 के समथिंग में हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था कि अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिरा दिए थे। परमाणु बम 2 शहर में गिराए थे, एक नागासाकी था और एक हिरोशिमा था। तो उसमें जब परमाणु बम गिराए थे तो वहाँ बहुत ही बड़े मात्रा में हानि हुई थी। उसके कई सालों बाद जो वहाँ व्यक्ति जन्म ले रहे थे वो उनका शरीर प्रभावित था उस विकिरण के कारण। लेकिन जापान ने उसके बाद ये चीज़ें सीखा अमेरिका से कि क्या चीज़ हमारे पास होना चाहिए, तो मतलब हम अपने देश में जो इकोनॉमिक स्तर है उसको बढ़ा सकते हैं। तो उस चीज़ से उसने बहुत चीज़ें सीखा कि अमेरिका आखिर इतना शक्तिशाली क्यों है, क्यों वो उससे हर देश डरते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें उसने लर्न की और उसके बाद जापान विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बन गया। किस मामले में? आर्थिक मामले में। उसने अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को एकदम टर्नओवर किया और मतलब कि एकदम एकाएक बदल दिया बहुत ही कम समय में। और आज मतलब जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे हर एक चीज़ का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक चेंजेस देखने को मिला, लेकिन ये पॉलिटिकल कारण से मिला कि अगर ये वर्ल्ड वार नहीं होता और जापान पे हमले नहीं होते तो जापान अपना असेसमेंट इस तरीके से नहीं कर पाता। तो इस प्रकार के चेंज को हम बोल सकते हैं कि ये पॉलिटिकल सोशल चेंजेस के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद कल्चरल चेंज भी इसका एक प्रकार है जिसका समर्थन सोरोकिन करते हैं। इसमें हमारा वे स्टाइल ऑफ लाइफ, जो हमारी लाइफ लिविंग है वो चेंज होती है, और ये हमारे रिलीजन के थ्रू चेंज होती है, हमारे स्कूल के थ्रू, फैमिली के थ्रू, कम्युनिटी के थ्रू, उसी के बीच में रहकर ये चेंजेस हमारे बीच आते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ पेस एंड स्पीड। सामाजिक परिवर्तन स्पीड के आधार पर भी उसके प्रकार बताए गए हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है या फिर बहुत ही स्पीड में हो रहा है, एकाएक हो रहा है। तो अगर धीरे धीरे हो रहा है तो उस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन को हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी चेंजेस या फिर ग्रेजुअल चेंजेस हम बोल सकते हैं। ये मतलब बहुत धीरे धीरे होता है, इसमें जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है, क्रम में परिवर्तन होता है, एक एक स्टेप में। तो इसका समर्थन चार्ल्स डार्विन करते हैं। विकास का जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं इससे रिलेट होता है। तो ये चीज़ें, जैसे कि हम लोग पहले चिंपैंजी थे, फिर उसके अलग अलग रूप से हम लोग मानव के संस्करण में आए, ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो है आपका रेवोल्यूशनरी चेंज। इसे हम क्विक चेंज भी बोल सकते हैं या सडन चेंज भी बोल सकते हैं। इसमें हमें आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलता है एकाएक, तो इसे आप क्रांति से भी जोड़ सकते हैं। इसमें डायरेक्ट पावर स्ट्रक्चर में चेंजेस हमें देखने को मिलती है, जैसे कि आप 1857 की क्रांति को जोड़ सकते हैं। 1857 की क्रांति में क्या था? 1857 से पहले जो अंग्रेजों का रवैया था बिल्कुल अडेमोक्रेटिक था, ठीक ना, अनडेमोक्रेटिक था, बिल्कुल भी प्रजातंत्रीय नहीं था। वो हम पे बहुत ही अत्याचार करते थे, हमसे बिल्कुल नहीं डरते थे, और जितना भी मतलब हम पे अंकुश लगा सकते हैं वो अंकुश लगा रहे थे।
और जो हमारे यहाँ का व्यापार संरचना थी उसको बड़ा कैप्चर करने में लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही 1857 की क्रांति आई और उस क्रांति में इतने अंग्रेज भयभीत हो गए कि जो लंदन की महारानी थी उनको अपना शासन यहाँ पे भारत में देना पड़ गया। तो फिर उसके बाद थोड़ा डेमोक्रेसी भारत में आई, कुछ दिन तक मतलब सही चला। तो जब ये क्रांति हुई तो आमूल-चूल परिवर्तन ये चीज़ हमें देखने को मिला। अचानक से क्रांति आई, फिर ये सारी चीज़ें घटी। तो इस प्रकार का जो चेंज देखने को मिलता है उसे रेवोल्यूशनरी चेंज बोलते हैं, या क्विक चेंज बोलते हैं, या सडन चेंज बोलते हैं। फ्रांस की क्रांति को भी आप इसमें ले सकते हैं। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है उसमें भी यही होता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले वहाँ राजतंत्र था, ठीक ना। जो सम्राट थे उन्हीं के पास सारी शक्ति थी, लेकिन जैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है तो फिर फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, इन सभी की बात होने लगती है, संविधान बनाया जाने लगता है, संसद का निर्माण होने लगता है। तो वहाँ फिर फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार का चेंज भी रेवोल्यूशनरी चेंज के अंतर्गत आप इसे ले सकते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर क्लास में जो हम टॉपिक लिए थे पैटर्न्स ऑफ सोशल चेंज, आई होप सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर इसमें कहीं भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट में आप हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें आपको समझा दी जाएं। बाकी आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर एमएड चारों सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लासेस अपलोड होती हैं और बिल्कुल ही गुणवत्तापूर्ण होती हैं। हम आपके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा। तो आप इन दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम के समय इम्पोर्टेंट PDF, PYQ ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपके कोई छोटे भाई बहन या फिर जूनियर हैं तो आप उन्हें बताएं कि इस चैनल पर बीएड 2 साल की भी क्लासेस चलती हैं एंड एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। और उसके थ्रू इस चैनल के द्वारा हम जो अच्छे छात्र हैं, जो मेहनती छात्राध्यापक हैं, उनका एडमिशन देश के बड़े से बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या फिर बेहतरीन स्टेट यूनिवर्सिटी में कैंपस एडमिशन करा देते हैं। तो चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज।